चलिए आज हम लोग नया लेसन शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स में, और लेसन हेडिंग है मुद्रा और मुद्रास्फीति। मुद्रा और मुद्रास्फीति। मुद्रा और मुद्रास्फीति समझेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, आज के क्लास में बहुत आसान मुद्रा तुरंत आज कंप्लीट हो जाएगा। मेन क्वेश्चन आपका इन्फ्लेशन से होता है, इसी को मेन समझना है, जिसका नाम मुद्रास्फीति है, जो अगले क्लास में आपका होगा। और अगले क्लास में फिर लेसन खत्म हो जाएगा, तब मेन लेसन चलेगा मुद्रा बाजार पूंजी बाजार, जिसमें बैंक और शेयर बाजार का पूरा अवधारणा आपको क्लियर हो जाएगा। रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, शेयर बाजार क्या है, सेबी क्या है, वो सब अगला लेसन में लगभग इकोनॉमिक्स की मेन बातें हो जाएगी। तब उस सब लास्ट लेसन में करंट में जुटेगा कि वर्तमान रेपो रेट क्या है, कितने बार वर्ष में बढ़ा, कितने बार घटा, प्रभाव क्या पड़ेगा, सब आपको अंतिम लेसन में जोड़ेंगे। चलिए अभी ध्यान से समझें। किसी भी तरह के बाजार में दो तरह की प्रणाली होती है। सबसे पहले जो प्रणाली थी उसका नाम था वस्तु विनिमय प्रणाली, और दूसरा वर्तमान में जो अभी चल रहा है इसको हम लोग कहते हैं मौद्रिक प्रणाली। बोलो, वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक प्रणाली क्या है, समझ में आता है? जब किसी वस्तु के आदान प्रदान के लिए किसी मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती है तो उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। नाम ही है वस्तु विनिमय, मतलब एक वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु दिया जाता है। जैसे आज भी गांव में आप देखोगे, तरबूज बेचने वाला आएगा तो आवाज देगा, कहेगा कि कैसे तरबूज, तो कहेगा धान से बदलो, एक गेहूं से बदलो, एक तरफ गेहूं चढ़ाओ और जितना चढ़ाओगे उतना तरबूज खाओ। आइसक्रीम कैसे, तो एक डब्बा में ये वाला, दो डब्बा में ये वाला। तो ये जो तुम देख रहे हो बिना नोट के काम चल जाए तो कहना कि वो ये वस्तु विनिमय प्रणाली। अब इसमें गांव की महिलाएं बहुत मुद्रा पर निर्भर नहीं रहती। गांव की महिलाओं का केवल उनका ड्राम या कोठी जो फुल रहना चाहिए, बस उनको जो चाहिए बस वो लेंगे और बस चल देंगे दुकान से सामान लेके चले आए। तो समझ लोगे कि वो इस प्रणाली को ही हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। शुरुआत में वस्तु विनिमय प्रणाली ही चल रहे थे, शुरू में सिर्फ ही प्रणाली चल रहे थे। लेकिन इस प्रणाली में दोष क्या है? सबसे बड़ा दोष है मूल्य निर्धारित करने की समस्या, मूल्य निर्धारण की समस्या, संचय करने की समस्या, स्थानांतरण की समस्या, विभाजन की समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं। अब जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली में हम ही बैच चालू करते, उस समय मान लो रुपया नहीं है, मुद्रा नहीं, और हम बीपीएससी का बैच चालू करते, तो इस समय मूल्य निर्धारण हम क्या करते? वस्तु विनिमय प्रणाली में इसका कोर्स का फी क्या रखते? तो हम मान लो रख भी देते कि 12 मन चावल में बीपीएससी करें, हमने रख दिया, मन मतलब 40 किलो, तो हमारा ऑफिस में लिख दिया गया 12 मन चावल में बीपीएससी करो। अगला लड़का ऑफिस में आके मिलेगा कि जी मेरे पापा चावल नहीं उपजाते हैं सर, गेहूं उपजाते हैं, तो बगल में लिखना पड़ता कि ठीक है 15 मन गेहूं देके भी बीपीएससी कर सकता है। अगला आता कि जी मेरे यहाँ चावल गेहूं नहीं, खाली टमाटर होता है, तो टमाटर का रेट लिखना पड़ता। टमाटर नहीं, अगला कहता खाली चना होता है तो उसका रेट लिखना पड़ता। अगला कहता कि नहीं सर हमारे पापा खाली मुर्गी फार्म खोले हुए, ये भी तो रहता, तो उसको कहते कि भाई चलो महीना में 2 मुर्गी देते हुए भी पड़ सकता है। अगला कहता हमारे यहाँ बकरी फार्म है, तो एक आधो बकरी है, चलो भाई चलेगा। अगला कहता खाली मेरे यहाँ घोड़ा पालन होता है, तब घोड़ा का फी भी ज्यादा हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे? कहेंगे ठीक है सताई एक बार घोड़ा सबको घुमा लेना, ये भी चलेगा। अगला कहता कि हमारे पिताजी कुछ नहीं करते, बाल दाढ़ी बनाते हैं, सेवा भी तो कर सकते हैं, बाल दाढ़ी बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है तुम अपने पिताजी को हर संडे भेज देना, हमारा बाल दाढ़ी बनाएंगे, बदले में हम तुमको फ्री पढ़ाएंगे, हो सकता है। लेकिन ऐसा अगर 10-12 चेला मिल जाए तो बालू पाता कितनों कहते कि ना सर बेटा पढ़ता है फिर भी हम नहीं पढ़ाएंगे, बनेवे करेंगे, तो हमारा बाल दाढ़ी पर सहमत आ जाता। कहने का सेंस पहला नंबर बिल्कुल आप समझ रहे हो, मूल्य निर्धारण करने की समस्या। अभी क्या है, किसके पिताजी क्या करते हैं हमको कोई मतलब नहीं, सब कोई ना कोई कार्य करके आपके पिताजी पैसा कमाते, मुद्रा कमाते, हमको आप मुद्रा देते हो, तो समस्या तो नहीं आती। दूसरा सबसे बड़ी समस्या थी संचय की समस्या, जमा करने की समस्या। अगर मान लो कि अगर हमको 500 किलो टमाटर में हम पाते बैच और वैसा 50 चेला मिल जाता तो कौन बैंक में हम टमाटर ले जाते? टमाटर बैंक ऑफ इंडिया तो कहीं है नहीं, कहीं ले जाएंगे तो जमा नहीं होगा। सबसे बड़ी दिक्कत देखो यही है, स्थानांतरण की समस्या। आप भी घर से चलोगे तो उतना टांग के लाओ, और हम भी डेली ऑफिस से जाएंगे तो टांग के ले जाइए, तो बड़ा दिक्कत होती भाई। विभाजन की समस्या, ये भी सबसे बड़ा दिक्कत। आज विभाजन की समस्या नहीं है। आज कोई भी बच्चे 500 का एक नोट लेके चलेगा, उसको 1 किलो सर्फ लेना है, एक कॉपी लेना है, तो सर्फ दुकान से सर्फ लेगा, पैसा उसका अलग भाग में बढ़ गया, और कॉपी दुकान से कॉपी लिया, बाकी पैसा भी बचाओ। अगर उस जमाने में मान लो केवल किसी के पास बकरी होती और उसको अगर एक दूसरे दुकान से सर्फ लेना होता और एक दुकान से कॉपी, तो क्या ऐसा होता कि दुकान में जाके कहता कि बकरी के कान आप काट लीजिए, कॉपी दे दीजिए, और अगला कहता पूछी काट लीजिए और हमको दे दीजिए, बकरी बची नहीं पाती, मर जाती। विभाजित हम उसको नहीं कर सकते। तो ये सभी जो देख रहे हो वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष होने के कारण हम लोगों ने स्टार्ट किया कौन सी प्रणाली? मौद्रिक प्रणाली। अब इसी में हम लोग देखें वस्तु विनिमय प्रणाली जो आप देख रहे हो, इसमें सबसे पहले वस्तु में क्या चलते थे? तो जब शिकार युग रहा, सबसे पहले मनुष्य शिकार युग में रहा, शिकार के बाद तब हम लोग पशुपालन युग में आए, और पशुपालन के बाद तब हम लोग कृषि युग में आए। तो जिस समय शिकार युग में था उस समय मनुष्य के लिए खाल ही मुद्रा था। हम लोग खाल एक्सचेंज करते थे, क्योंकि उस समय कपड़ा भी खाल होते थे, खाल से ही वस्त्र होते थे। तो उस समय अब बताओ, अभी कोई खाल लेके जाए दुकान में सामान ले और बकरी का खाल रख दे, दुकानदार खरीद करके उसको कहेगा मत मेरे दुकान पर सब पवित्र कर दिया। उस समय खाल ही मुद्रा था। जब पशुपालन युग में आया तो पशु ही मुद्रा। पशु ही मुद्रा का मतलब है गाय है तो गाय ही मुद्रा का काम की। तुम आज तक देखते हुए ट्रेंड चल रहा है, किसी का प्राण नहीं छूट रहा है तो होगा कि वो बाछी दान कराई, ब्राह्मण ले जाएंगे, वो बाछी, तो बाछी क्या है? गाय है, मुद्रा है, वो रुपया है, उसमें रुपया नहीं चलता था, तो वही परंपरा थी, गाय दान बाछी दान ये सब कर रहा है। तो ये पशुपालन युग में पशु ही मुद्रा। और जब कृषि युग आया तो अनाज मुद्रा बन। देखिए मुद्रा हमेशा एक ही नहीं रहता, चेंज होते जाता, और ये हम लोग देख रहे हैं कैसे कैसे क्रम में चला है। धीरे धीरे धातु मुद्रा बन, सोना चांदी यही सब मुद्रा बनने लगा। धीरे धीरे उसका एक निश्चित आकार किए, उसी को हम लोग सिक्का कहें। सिक्का का मतलब सोना का एक निश्चित आकार मुद्रा के रूप में देना, वो सिक्का कहलाया। और सिक्का के बाद तब पहली बार हम लोग किए क्या? पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा का मतलब क्या है? कागज की मुद्रा। इसी को हम लोग सांकेतिक मुद्रा के नाम से जानते हैं। सांकेतिक का मतलब क्या है? संकेत है, इस पर लिख दिया अगर 500 तो 500 है, भले इसके बनाने में हमको 50 रुपया कहीं कुछ क्यों ना। तो ये सांकेतिक मुद्रा सबसे पहले एक पत्र मुद्रा के रूप में आया। धीरे धीरे पत्र मुद्रा से जब हम लोग आगे बढ़े तो नया मुद्रा आया जिसको प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। प्लास्टिक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा देखे हैं? हाँ या ना बोलो जल्दी से, पता नहीं है, बढ़ जाओ। प्लास्टिक मुद्रा माने एटीएम। अरे क्या तुम लोग समझता है? प्लास्टिक मुद्रा मतलब क्या हुआ? एटीएम, वो एक प्लास्टिक मुद्रा है। अब कराओ, एटीएम लेके घूमो पैकेट में, हाँ या ना बोलो। एटीएम लिया कभी? लिया हाथ में कि नहीं लिया है? बढ़ जाए। तो एटीएम को नहीं ले सकता, एटीएम कार्ड लेना है। अरे
एटीएम तो मशीन का नाम है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये लोग मशीनें लेके घूमेंगे। हाँ, एटीएम कार्ड बोलो तो एटीएम कार्ड एक प्लास्टिक, कई लोग बोलते हैं एटीएम तो समझता है कि वो एटीएम कार्ड है। एटीएम मशीन का नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो मशीन लेके नहीं घूमेगा, एटीएम कार्ड लेके घूमेगा। तो एटीएम जो देख रहा है वो एक प्लास्टिक मुद्रा। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग बनाया साख मुद्रा। साख का मतलब है विश्वास, ये विश्वास मुद्रा है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चेक। जो चेक देख रहे हो वो साख मुद्रा है। साख मुद्रा के बाद आजकल हम लोग का जो चल रहा है वो है डिजिटल मुद्रा। हाँ, डिजिटल मुद्रा का मतलब डिजिटली साइन, इसमें कोई गवर्नर का साइन नहीं है, डिजिटली है, सांकेतिक है। और इसी के अंतर्गत बहुत सारे आ रहे हैं आजकल। तो ई रुपया भी आ रहा है। धीरे धीरे रुपया ऐसे होंगे कि गांधी जी वगैरह सब गायब हो जाए। जो रुपया है सब ई रुपया जारी होगा और ई रुपया जारी होने के बाद आप उसी से वर्क कर सकते हैं। उस ई रुपया के ट्रांसफर के लिए नेट की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी। आप कहीं कुछ भी कवर कर रहे हैं तो ई रुपया ट्रांसफर तुरंत कर सकते हैं, जैसे मैसेज ट्रांसफर। तो वैसे जब आज अभी फोन पे गूगल पे सब है, फिर भी अगर आपके पास नोट नहीं है, केवल फोन पे में पैसा है, तो होटल में खाते समय एक डर रहता है कि अगर लिंक फेल हुआ तब खा तो लिया है 200 का, तो फिर बर्तन धुलाएगा, तो एक डर रहता है ना कि जाने तो देगा नहीं, दुकानदार तो कहेगा कि ट्रांसफर नहीं हुआ, नहीं जाने देंगे। लेकिन ई रुपया जब आ जाएगा तो ये सब समस्याएं खत्म हो जाएगी। और डिजिटली ये सभी मुद्रा का देखो डेवलपमेंट है। और यही है कि जब किसी वस्तु के आदान प्रदान के लिए मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मौद्रिक प्रणाली। और इसी में हम लोग देखे कैसे कैसे मुद्रा का डेवलपमेंट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग सेक्शन देखेंगे, इसी का नाम है मुद्रा का तरलता। मुद्रा का तरलता, लिक्विडिटी ऑफ मनी। मनी मुद्रा है क्या, ये तो मालूम है सबको। मुद्रा किसको कहेंगे, कोई पदार्थ जो सरकार के द्वारा मुद्रा के रूप में घोषित हो जाए मुद्रा। मुद्रा कोई मतलब नहीं, मुद्रा अगर आज है तुम्हारे पास 2000 का नोट, तुम खुश हो कि 2000 का नोट, सरकार अभी कहते भाई बहनों 2000 नहीं चलेगा, खत्म हो गया, वो नहीं चलेगा। जो सरकार कह दे कि मुद्रा है वो मुद्रा। अभी गवर्नमेंट कहते कि घिसा हुआ चप्पल 5 रुपया में चलेगा, तो चलेगा, वो चलेगा। कोई आदमी जाएगा और अपन कितना घिसा हुआ चप्पल दुकानदार को देगा किलो चप्पल का, नहीं सुना है 5 रुपया में चलेगा, बात समझिए। और सरकार जिसको मुद्रा घोषित करती है वो वैधानिक मुद्रा है, उसको कोई व्यक्ति नहीं लेगा तो उस पर केस हो। अगर कोई दुकानदार कहता है कि हम सिक्का नहीं लेंगे, तो खाली तुम कहोगे कि ठहरिए थोड़ा देर में बोलिएगा, मोबाइल हमको ऑन कर लेने दीजिए। अब मोबाइल ऑन करने के बाद कहना फिर से बोलिए, तो अब जैसे ही बोलेगा सिक्का नहीं लेंगे तो कहना बस अब जा रहे हैं एफआईआर करने। सिक्का नहीं लेने का मतलब मेरा सिक्का नहीं है, भारत सरकार का, पर आपने भारत सरकार का बेइज्जती किया। वैधानिक मुद्रा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कहेगा नहीं लेंगे, सबको लेना। हाँ, चेक ये वैधानिक मुद्रा नहीं है, चेक का भी हम लोग नाम बताया साख मुद्रा। तो ये इच्छा है तो हम ले सकते हैं, नहीं इच्छा तो नहीं ले सकते, ये इच्छा पर है। लेकिन वैधानिक मुद्रा इच्छा पर आता नहीं। अब यही चीज हम लोग देखें, मुद्रा की तरलता क्या है। तरलता के अनुसार से मुद्रा को 4 भाग में बांटते हैं, M1, M2, M3, M4। आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आएगा कि बताओ इसमें सबसे विस्तृत मुद्रा कौन है, सबसे तरल मुद्रा कौन है। इस एक अच्छा क्वेश्चन है, सबसे कम तरल मुद्रा कौन है। तो पहले है क्या वो समझो। M1 का मतलब है जनता के पास पैसा। ये पैसा का मतलब क्या हो गया, नोट सिक्का दोनों, प्लस बैंक में मांग जमा, इसको हम लोग कहते हैं कि यह M1 है। अगर हम इसी M1 में डाकघर के मांग जमा को जोड़ दें, डाकघर के मांग जमा को जोड़ दें तो इसको हम लोग M2 कहते हैं। अगर यही M1 में बैंक के सावधि और आवर्ती जमा को जोड़ दें, सावधि और आवर्ती जमा को जोड़ दें तो इसको हम लोग M3 कहते हैं। और अगर इस M3 में डाकघर के अगर सावधि और आवर्ती जमा को जोड़ दें, सावधि और आवर्ती जमा को जोड़ दें तो इसको हम लोग M4 कहते हैं। यह है क्या, खूब बढ़िया से सुनना है, 2 मिनट ध्यान दोगे तो क्लियर हो जाएगा। पहला नंबर एक शब्द है मुद्रा, रुपया पैसा। तरलता, तरलता माने बहाव, किस रूप में रुपया जल्दी भाग जाए। अब आप ही बताओ, आपके घर में रुपया है और कोई आदमी 5000 रुपया घर में रखे हुए, इसके पास 5000 रुपया है और अगला आदमी वही 5000 रुपया का एक वो कान वाला सोना का खरीद दिया। और ये मत कहना 5000 नहीं होगा, सेकंड हैंड लिया होगा। तो अब ये बताओ, इसका भी 5000 का है, इसका भी 5000 का है, तो पहला और दूसरा में तरलता किसकी ज्यादा, बोलो। तरलता वाले किसका बहने का दर ज्यादा, पहला का। हो सकता है कहां जा रहा है, चाट पकौड़ी मोबाइल क्या पसंद आ जाएगा, इसका रुपया बढ़ जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। इसका भाव थोड़ा इसके तुलना में कम। कोई व्यक्ति के पास 5 लाख है, दूसरा व्यक्ति 5 लाख का जमीन खरीद लिया है, तरल पहला है कि दूसरा, पहला ज्यादा तरल है, दूसरा में तरलता कम है। अब जमीन खरीद लिया है तो बेचेंगे, रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे, अंगूठा लगेगा, तो बैठ के सोचेगा कि इतना कौन करेगा, छोड़ दे। फिर बैठ के सोचेगा रेट बढ़ रहा है, छोड़ दे। तो इसकी तरलता कम हो गई। अब बताओ, आदमी के यहाँ जो पैसा है, आदमी छोड़ दो, तुम्हारे यहाँ जो नोट है घर में, वो नोट हो सकता है मम्मी के बक्सा में रहे, पेटी में रहे, पापा के जेब में बक्सा पेटी में रहे, सिक्का के रूप में अलमारी पर कहीं रखा हुआ है, तो सकता के नीचे नोट के रूप में रखा हुआ है। तो घर में ऐसे हो सकता है। या दूसरा, बैंक में 2 जमा होता है, एक को कहते हैं मांग जमा और एक को कहते हैं सावधि जमा। एक डाकघर है, इसमें भी 2 जमा है, मांग जमा और सावधि जमा। जनरली व्यक्ति के यहाँ यही डिजाइन है। कुछ लोगों का घर के पैसा के साथ साथ बैंक में भी खाता है। और मांग जमा का मतलब है एक ऐसा खाता में पैसा जमा है कि जब हम मांगेंगे तो हमको दे दीजिए, मांग जमा। मांगेंगे कि मेरा जमा है 20,000 लाइए, तो बैंक वाला मैनेजर ही नहीं कि गुना के देखेगा कि सब पैसे निकालो, मेरा पैसा हम जब मांगेंगे आपको चुपचाप मुस्कुराते हुए दे देना, मांग जमा। दूसरा है सावधि जमा, इसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं बैंक। इसमें मांगेंगे तो मत दीजिएगा, हमको हड़काइएगा। अब हम 50,000 रुपया 2 साल के लिए फिक्स कर, और 2 महीना बाद जाके कहा कि लाइए हमारे 50,000, तो मैनेजर हड़का रहा है, क्या फिक्स है 2 साल के, तोड़िएगा तो 50 के 49 हो जाएगा, घाटा लगा देंगे। ये आप ही का पैसा मांगना नहीं है, 2 साल बाद मांगना है, ये वाला ले जाइए, जब इच्छा है ले जाइए, 2 वैरायटी हो। कई लोग बैंक में नहीं खाता खोल के पोस्ट ऑफिस में खाता खोलते हैं। तुम लोग क्या कुछ लड़के होंगे जिनका पोस्ट ऑफिस में मम्मी पापा जमा कर रहे हो, रिकरिंग डिपॉजिट चल रहा है, इतना महीने महीने देना, तो इसी को कहते हैं आवर्ती जमा। सावधि में आवर्ती और फिक्स 2 तरह का डिपॉजिट, और पोस्ट ऑफिस में भी एक डिमांड मांग जमा होता है, उसमें भी जो जमा करेंगे हम तो चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। अब यही कहता है कि मुद्रा 4 रूप में हो सकता है। पहला को कहते हैं कि घर में जो पैसा है तो उसका तकिया के नीचे नोट और सिक्का, और दूसरा बैंक में मांग जमा में, फिक्स नहीं, मांग जमा में है, उसको हम लोग M1 कहते हैं। बोलो M1 क्या है, बात समझ में आया। M1 का मतलब है घर का नोट सिक्का और बैंक का मांग जमा। अगर इस M1 में डाकघर के भी मांग जमा को शामिल कर दे तो इसको M2 कहे। अगर इस M1 में बैंक के फिक्स डिपॉजिट को शामिल कर दे तो M3, और अगर M3 में माने पूरा में डाकघर के सावधि और आवर्ती जमा, फिक्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस वाला जमा करते हैं तो M4। अब आपको बताना है सबसे तरल मुद्रा कौन है, चलो बताओ सबसे तरल कौन है, M1। अब क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में सबसे तरल है M1, M2, M3, M4। लड़के सोचेगा पता नहीं क्या तरल की बात करो,
लेकिन जो पढ़ रहा है वो समझ रहा है कि ई वाला ढाई से निकलने का चांस है, घर वाला वैसे निकल जाए। अब बैंकों में मांग जमा है, जब चाहेंगे मांग के खर्चे कर देंगे, फोन पे ले लिए तो मांग जमा, जब फोन में आया तो हम खिलाएंगे ता है, फिर ता है। ई वाला में रहेगा तब तुरंत नहीं जाएगा, ई वाला में रहेगा तो कोई खाएगा भी तो कहेगा कि है तो, लेकिन 2 साल बाद निकलेगा। तो तरलता ज्यादा है कि कम है? कम है। अब बताओ सबसे ज्यादा तरल कौन है? M1। सबसे कम तरल कौन है? M4। सबसे विस्तृत मुद्रा कौन है? विस्तृत में सबसे बड़ा कौन है? नीचे लिखिए वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली डैश तक लिख दीजिए, डैश तक लिखें। जब वस्तु का आदान प्रदान, जब वस्तु का आदान प्रदान बिना किसी मुद्रा के, बिना किसी मुद्रा के एक वस्तु से दूसरे वस्तु का होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु का होता है, तो इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। नीचे लिख दीजिए वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष। वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष पहला नंबर लिख दीजिए मूल्य निर्धारण की समस्या। मूल्य निर्धारण की समस्या। दूसरा नंबर लिख दीजिए संचय की समस्या। संचय मीन्स क्या होता है? जमा करना, संचय की समस्या। तीसरा स्थानांतरण की समस्या, स्थानांतरण की समस्या। चौथा विभाजन की समस्या, विभाजन की समस्या। चलिए नीचे लिख दीजिए मौद्रिक प्रणाली लिख डैश, मौद्रिक प्रणाली लिख डैश, मौद्रिक प्रणाली लिख डैश। लिखिए जब मुद्रा की सहायता से, मुद्रा की सहायता से किसी वस्तु का आदान प्रदान होता है, किसी वस्तु या सेवा का आदान प्रदान होता है, किसी वस्तु या सेवा, जैसे हम आपको वस्तु नहीं दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, जब मुद्रा की सहायता से किसी वस्तु या सेवा का आदान प्रदान होता है तो इसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। इसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। नीचे मुद्रा लिख डैश, मुद्रा लिख डैश। लिखिए कोई भी वस्तु जो सरकार द्वारा, कोई भी वस्तु जो सरकार द्वारा, कोई भी वस्तु जो सरकार द्वारा मुद्रा के रूप में घोषित होता है, मुद्रा के रूप में घोषित होता है और जो मुद्रा का कार्य करता है वह मुद्रा है, और जो मुद्रा का कार्य करता है वह मुद्रा है, वह मुद्रा है। नीचे लिख दीजिए मुद्रा का विकास, मुद्रा का विकास। चलिए पहला नंबर लिख दीजिए वस्तु मुद्रा, वस्तु मुद्रा। 10 तक लिख दीजिए शिकार युग में खाल, शिकार युग में खाल, पशुपालन युग में पशु, पशुपालन युग में पशु, और कृषि युग में अनाज मुद्रा के कार्य किए, और कृषि युग में अनाज मुद्रा के कार्य किए, मुद्रा के कार्य किए। दूसरा नंबर लिख दीजिए धातु मुद्रा, धातु मुद्रा। 10 तक इसमें सोना चांदी, सोना चांदी जैसे कीमती धातु मुद्रा का कार्य किए, जैसे कीमती धातु मुद्रा का कार्य किए। तीसरा नंबर लिख दीजिए सिक्का, सिक्का। 10 तक इसमें धातु मुद्रा का आकार निश्चित हुआ, इसमें धातु मुद्रा का आकार निश्चित हुआ, धातु मुद्रा का आकार निश्चित हुआ। अगला नंबर लिख दीजिए पत्र मुद्रा, पत्र मुद्रा, पत्र मुद्रा। 10 तक लिखिए यह एक सांकेतिक मुद्रा था जो कागज के बनाए गए, यह सांकेतिक मुद्रा था जो कागज के बनाए गए, जो कागज के बनाए गए। अगला नंबर लिख दीजिए प्लास्टिक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा। 10 तक इसमें एटीएम कार्ड कॉमा क्रेडिट कार्ड शामिल हुआ, एटीएम कार्ड कॉमा क्रेडिट कार्ड शामिल हुआ, क्रेडिट कार्ड शामिल हुआ। अगला नंबर लिख दीजिए साख मुद्रा, साख मुद्रा। इसमें चेक शामिल हुए, चेक शामिल हुए। अगला नंबर लिख दीजिए डिजिटल मुद्रा,
डिजिटल मुद्रा। चलो ध्यान दो, डिजिटल का मतलब है कि मुद्रा का अस्तित्व नहीं होता, डिजिटली चलता है। डिजिटली का मतलब है केवल आपके मोबाइल में ही रहे, बाहर नहीं आ गए, अंदर अंदर ही जितना में चल जाए। और इसी के अंतर्गत कई दूसरे देश का एक नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन का नाम सुना हो? बिटकॉइन अब जिस समय मुद्रा चला, कोई नहीं करता, बहुत पहले की बात है। डिजिटल मुद्रा कौन ले, धीरे धीरे एक बिटकॉइन का दाम एक कीमती कोई भी कार के बराबर हो, जिसका ये वो सिक्का था, वो कोई कार लेके चल जाओ। अब धीरे धीरे उसी तरह के कई मुद्रा चले। डिजिटल का पाई मुद्रा, ये भी एक चला डिजिटल मुद्रा था। आजकल भारत सरकार अपना रुपया का डिजिटल मुद्रा ला रहा है। तो रुपया का डिजिटल मुद्रा जब लॉन्च हो गया तो आप एक रुपया में खरीद ली। अब हो सकता है आपको इस बेचने की आवश्यकता हो, मार्केट वैल्यू बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो इस तरह का मुद्रा कौन सा मुद्रा कहलाएगा? डिजिटल कहलाएगा। तो डिजिटल का मतलब है कि इसका फिजिकल अस्तित्व नहीं होता है। तो लिख दीजिए डिजिटल मुद्रा, डैश देखिए। इस प्रकार की मुद्रा भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं होते हैं, भौतिक रूप से प्रयोग नहीं किए जाते, केवल डिजिटल रूप से प्रयुक्त होते हैं। भौतिक रूप से प्रयोग नहीं किए जाते, भौतिक रूप का मतलब है हाथ में लेकर नोट जैसा नहीं गिनना है इसको। भौतिक रूप से प्रयोग नहीं किए जाते, केवल डिजिटल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, केवल डिजिटल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए नीचे अस्पताल आके हेडिंग दो, मुद्रा की तरलता। मुद्रा की तरलता, मुद्रा की तरलता। देखिए तरलता के अनुसार मुद्रा को 4 भागों में बांटते हैं। तरलता के अनुसार मुद्रा को 4 भागों में बांटते हैं। तो लिख दीजिए अपने से, M1 जनता के पास पैसा, ब्रैकेट में नोट प्लस सिक्का प्लस बैंक का मांग जमा। M1, M2, M3 और M4। बैंक के सावधि और आवर्ती जमा प्लस M1। सावधि मैंने समझते हो ना, निश्चित अवधि के लिए फिक्स डिपॉजिट, और आवर्ती मैंने रेकरिंग डिपॉजिट। आवर्ती मैंने रेकरिंग डिपॉजिट, खास महीने पर जमा करते जा रहा, हर महीने दे रहा, या हर दिन दे रहा 20-20 रुपया, तो आवर्ती हो। एक ही बार लेके पैसा फिक्स कर दिया तो सावधि हो गया। तो ये चारों क्लियर हुआ सबका ना? नीचे डैश लिख दीजिए स्टार लाके। सबसे तरल मुद्रा, सबसे तरल मुद्रा, सबसे तरल मुद्रा बोलो कौन है? M1, M1। और सबसे कम तरल मुद्रा, और सबसे कम तरल मुद्रा बोलो कौन है? M4 है, M4 है। नीचे स्टार लाके डैश लिख दीजिए। सबसे विस्तृत मुद्रा, सबसे विस्तृत मुद्रा बोलो कौन है? M4 है। सबसे विस्तृत मुद्रा M4 है। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन। चलिए बहुत बढ़िया से 1 घंटे का पूरा सिस्टम है, इन्फ्लेशन को समझना है। 1 घंटे का अगला जो क्लास है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है। इन्फ्लेशन सब बच्चे जल्दी नहीं समझते, तो अगले दिन इन्फ्लेशन समझोगे क्लियर हो जाएगा, तो नेक्स्ट लेसन पर हम लोग चलेंगे। तो अभी क्लास आपका यहीं तक, कल हम लोग इन्फ्लेशन पर पूरा क्लास करें।